वेलकम बैक फ्रेंड्स। बिजनेस के एनवायरनमेंट को बेहतर प्रोटेक्ट करने की दिशा में देश में कई कानून में से एक है कंपटीशन एक्ट 2002। इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इसी कानून के अंतर्गत रिसेंटली अपने देश में गूगल पे हेवी पेनल्टी इंपोज की गई थी। ये काफी चर्चा में भी था। लगभग 2200 करोड़ से अधिक की पेनल्टी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने अपने अक्टूबर 2022 के 2 ऑर्डर्स के जरिए गूगल पे लगाई थी। इस केस के डिटेल्स को भी हम आगे जानेंगे। फ्रेंड्स, बिजनेस के इकोसिस्टम में कंपटीशन का इतना महत्व क्यों है? कंपटीशन एक्ट 2002 का उद्देश्य क्या है? इसे सरल भाषा में एज अ कंज्यूमर अगर हम समझें तो व्यापार की दुनिया में प्रतिस्पर्धा के होने से हमें बेहतर प्रोडक्ट मिलता है, हम बेहतर सर्विसेज को अवेल कर पाते हैं। वहीं देश की इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसके कई इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं। रिसोर्सेस, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है, उत्पादन की लागत भी कम होती है और इनोवेशंस के प्रति बेहतर प्रयास होता है और एज अ रिजल्ट इन सब की वजह से कंज्यूमर की इंटरेस्ट भी बेटर प्रोटेक्ट हो पाती है। लेकिन रियलिटी ये भी है और चिंता का विषय भी कि कई बार एंटरप्राइजेस जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बेहतर और स्ट्रांग पोजीशन में आ जाते हैं मार्केट में, वो अपने पोजीशन का दुरुपयोग करें इसकी भी संभावनाएं रहती हैं। वो कंपटीशन को रोकने का प्रयास करें या नए एंटरप्रेन्योर्स की मार्केट में एंट्री को रोकने का प्रयास करें, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा न हो, यही उद्देश्य है कंपटीशन एक्ट 2002 की और ये सुनिश्चित करने का दायित्व है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई की, जो कि साल 2009 से फंक्शनल है। गूगल पे जो मुख्य आरोप लगे थे वो थे उसके डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने की और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की। इसके साथ प्रश्न उठे थे गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी के अगेंस्ट और एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के संदर्भ में। डोमिनेंट पोजीशन क्या है और इसके अब्यूज के संदर्भ में कानून दिया गया है सेक्शन 4 के अंतर्गत। और एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स जो कि कंपटीशन को रोकने के लिए यदि पार्टीज आपस में करती हैं और जो कि गैर कानूनी होती हैं, इसके बारे में कानून दिया गया है सेक्शन 3 के अंतर्गत। वहीं सेक्शन 5 और सेक्शन 6 सीसीआई द्वारा कंपनीज के बीच में जो मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं उन्हें रेगुलेट करने के कानून पे है। और ये रेगुलेशन इसलिए भी जरूरी है कंपनीज के बीच में कॉम्बिनेशन से कहीं मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। यदि डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज की केस है और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस का केस है तो सीसीआई इसकी इंक्वायरी सेक्शन 19 के अंतर्गत करता है। और वहीं कंपनीज के कॉम्बिनेशन की केस है तो ऐसे केसेस में सीसीआई इंक्वायरी सेक्शन 20 के अंतर्गत शुरू करता है। गूगल के उन अग्रीमेंट्स और पॉलिसीज को देखते हैं जिनके अगेंस्ट प्रश्न उठे। उसके बाद हम सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के कॉन्सेप्ट्स और लॉज को समझेंगे। मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो करेंटली यूजर्स की प्रेफरेंस क्या है? या तो iOS या फिर एंड्रॉयड। अब iOS एप्पल केवल अपने ही डिवाइसेस में इस्तेमाल करता है, लेकिन एंड्रॉयड को लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज यूज करती हैं। इसी वजह से गूगल का विशेष स्थान है, क्योंकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये गूगल की ही है। लेकिन इसे गूगल ने इनिशियली डेवलप नहीं किया था। साल 2005 में गूगल ने इसे एक्वायर किया था। उसके बाद ये एंड्रॉयड डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को इसे लाइसेंस पे देता है। इसके अलावा भी गूगल के कई प्रोडक्ट्स हैं, हम सभी जानते हैं, जैसे यूट्यूब, ये भी गूगल का है, या फिर जीमेल हो, गूगल ड्राइव हो, मैप हो, क्रोम हो, एक्सेट्रा। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल ऐप्स लिस्टेड होती हैं और यूजर्स उन्हें सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं और परचेज करते हैं।
गूगल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, इन्वेस्टिगेशन के केंद्र में कुछ अग्रीमेंट्स हैं। वो अग्रीमेंट्स जो गूगल इन मोबाइल कंपनीज के साथ करता है इन्हें एंड्रॉयड लाइसेंस पे देते समय, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हो या फिर एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट या एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट एग्रीमेंट एक्सेट्रा। सबसे पहले आइए देखते हैं हम मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट को। एक टर्म है गूगल मोबाइल सर्विसेज, शॉर्ट में गूगल जीएमएस इसका इस्तेमाल होता है गूगल के उन सभी ऐप्स के ग्रुप के लिए, या उसे बंडल कह लें, जो कि मोबाइल में पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को पहली बार यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि गूगल के ऐप्स पहले से ही उसकी एक फोल्डर बनी होती है, इंस्टॉल्ड रहते हैं, हमें उन्हें सर्च करके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। ये एग्रीमेंट उसी संदर्भ में है। इसके अकॉर्डिंगली मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेटरीली ये गूगल की कंप्लीट ग्रुप ऑफ एप्स को मोबाइल में प्री इंस्टॉल करना है और उन्हें प्रोमिनेंटली प्लेस करना है स्क्रीन पे। अब यदि मोबाइल मैन्युफैक्चरर ये चाहता हो कि वो किसी पर्टिकुलर गूगल के ऐप को ही इंस्टॉल करे या फिर ना करे, तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। इस पे सीसीआई का कहना था कि इस प्रकार से मैंडेटरी कंडीशन लगाना प्री इंस्टॉलेशन का और उसके बाद यूजर को ये ऑप्शन नहीं देना कि वो इसे अनइंस्टॉल कर पाए, और इसका प्रोमिनेंट प्लेसमेंट मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर अनुचित कंडीशन डालना हुआ और इस तरीके की सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन इंपोज करना गलत है। इसके बाद है दूसरा एग्रीमेंट, एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट और एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट एग्रीमेंट। इन एग्रीमेंट्स के जरिए गूगल अपने पास ये पावर रखता है कि वो किसी भी एंड्रॉयड के मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। दो टर्म्स हैं, एक तो फ्रैगमेंटेशन, दूसरा फॉर्क। ये दोनों ही टर्म्स यूज होते हैं एंड्रॉयड के मॉडिफाइड वर्जन या उसके ऑल्टरनेट वर्जन के संदर्भ में। एंड्रॉयड डिवाइसेस को गूगल की एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी टेस्ट पास करनी होती है और इसे पास करने की गूगल की अपनी ही कंपैटिबिलिटी पैरामीटर्स हैं। यदि गूगल को लगता है कि ये मॉडिफिकेशन फ्रैगमेंटेशन है तो गूगल उसे रिजेक्ट करता है। इस पे सीसीआई ने प्रश्न उठाया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि गूगल ने इन एग्रीमेंट्स में कहीं भी फ्रैगमेंटेशन शब्द को परिभाषित नहीं किया है, उसे डिफाइन नहीं किया गया है, उसमें क्या इंक्लूडेड है ये नहीं बताया है। इसकी वजह से गूगल के पास एक वास्ट पावर है, वो किसी भी एंड्रॉयड के कस्टमाइजेशन को फ्रैगमेंटेशन कह के उसे रिजेक्ट कर सकती है। परिणाम स्वरूप जो गूगल के अल्टरनेट वर्जन के डेवलपर्स हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं ये कह के कि गूगल यदि इन्हें फ्रैगमेंटेशन मानेगा तो हम गूगल के ऐप्स नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट इन डेवलपर्स के लिए एक तरीके से मार्केट एक्सेसिबल नहीं है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की भी बात करें या इनोवेशन की बात करें तो वहां भी ये एक रुकावट पैदा करता है। सीसीआई के अनुसार फ्रैगमेंटेशन बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट के लिए या फिर इनोवेशन के लिए। गूगल ने इस पे कहा कि इन एग्रीमेंट्स में फ्रैगमेंटेशन का अर्थ स्पष्ट है। उसने आगे कहा कि एंटी फ्रैगमेंटेशन एंड्रॉयड की इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। इन एग्रीमेंट्स के बाद आइए जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी के अगेंस्ट क्या प्रश्न उठे। इस पॉलिसी के अनुसार ऐप्स जो गूगल प्ले स्टोर पर लिस्टेड हैं उन्हें यूजर्स से पेमेंट रिसीव करने के लिए एक्सक्लूसिवली और मैंडेटरीली केवल
गूगल की ही बिलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वो यूज़र्स को कोई अन्य पेमेंट की मेथड रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। वहीं गूगल की ही जो यूट्यूब है उस पे ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए सीसीआई का कहना है कि इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन और प्राइसिंग की प्रैक्टिस गूगल की ओर से गलत है। इससे पेमेंट एग्रीगेटर्स और ऐप डेवलपर्स के लिए मार्केट एक्सेसिबल नहीं होता है। गूगल द्वारा जिन एक्ट्स के लिए सीसीआई ने उसे दोषी माना कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत, वो इस प्रकार हैं। गूगल ने अपने डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग किया है, चाहे वो लाइसेंसेबल ऑपरेटिंग सिस्टम की मार्केट हो या फिर ऐप स्टोर या फिर वीडियो होस्टिंग या अन्य मार्केट। वहां गूगल ने अपने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज किया है, अनुचित प्राइसिंग की कंडीशन डाली है, टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट में अवरोध किया है और कॉन्ट्रैक्ट में उसने मेन सब्जेक्ट से हटके सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस जिसका मेन सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे ऑब्लिगेशंस इम्पोज किए हैं। इसके साथ ही गूगल ने एक मार्केट में अपने डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके दूसरे मार्केट में अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट आइए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को समझते हैं। सेक्शन 3 एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करता है। इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 और 2 के अनुसार किसी भी सामान के प्रोडक्शन हो या सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज या एक्विजिशन और सर्विसेज से रिलेटेड प्रोविजंस को कंट्रोल करने के एम से जब पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती है और जिसका नतीजा मार्केट में कंपटीशन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता हो, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे, कानूनन इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसके बाद सबसेक्शन 3A से 3D को एक बार पहले हम देखते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसेक्शन 3A के अनुसार ऐसे एग्रीमेंट्स जो परचेज या सेल के प्राइस पर मार्केट में कंट्रोल करने के एम से किया गया हो, या फिर सबसेक्शन 3B के अनुसार किसी सामान के प्रोडक्शन हो या सप्लाई हो या उसकी मार्केट को या फिर उसके टेक्निकल डेवलपमेंट को या जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसके प्रोविजंस को कंट्रोल करने के एम से की गई हो, या सबसेक्शन 3C ऐसे एग्रीमेंट्स जो मार्केट के एरिया को आपस में बांट के शेयर करने के लिए हों, या फिर 3D के अनुसार बिड रिगिंग से जुड़े समझौते। इन सब एग्रीमेंट्स पर निषेध हैं, ये प्रोहिबिटेड हैं। अब प्राइस कंट्रोल, मार्केट शेयरिंग, बिड रिगिंग, प्रोडक्शन और सप्लाई पे लिमिट करना, रेस्ट्रिक्शन करना, आइए ये सब क्या हैं इन पे एक नज़र डालते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। प्राइस कंट्रोल हम किसे कहेंगे? जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने का मन बनाते हैं तो एक बार हम डिफरेंट कंपनीज के ब्रांड में उस प्रोडक्ट के दाम को ज़रूर चेक करते हैं, और जनरली ये प्राइस सिमिलर रेंज में रहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है मार्केट के कई फैक्टर्स के इफेक्ट की वजह से तय होती है, लेकिन यदि स्थिति ऐसी हो जाए कि जो डिफरेंट ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स जो मार्केट में एक्चुअली एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, ये आपस में कोल्यूट करके उस प्रोडक्ट के दाम को आर्टिफिशियली बढ़ा दें जिस दाम का मार्केट फैक्टर्स से संबंध ना हो। ये कई तरीके से किए जा सकते हैं, या तो पर्टिकुलर सेल प्राइस फिक्स कर देना, या तो अपने प्रोडक्ट का फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से
दाम बढ़ाने का समझौता करना आपस में कि हम सभी अपने इस प्रोडक्ट का इतने परसेंटेज से दाम बढ़ा देंगे, या फिर एक रेंज फिक्स करना कि इससे बाहर कोई भी पार्टी नहीं जाएगा। इस तरीके से आर्टिफिशियली किसी प्रोडक्ट का दाम फिक्स करना, एक साथ कोल्यूट करके, जिसका मार्केट के फैक्टर्स से डायरेक्ट रिलेशन न हो, ये एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स माने जाएंगे और ये इस सेक्शन के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रोडक्शन या सप्लाई एक्सेट्रा पर रिस्ट्रिक्शन या कंट्रोल करना। ये उन एग्रीमेंट्स के विषय में है जिनका उद्देश्य होता है कि सामान के प्रोडक्शन के लेवल को कंट्रोल करके उसके सप्लाई में आर्टिफिशियली शॉर्टेज की स्थिति क्रिएट करना। सामान की क्वांटिटी, जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है, उसको मैनिपुलेट करना, उसे इस तरीके से शॉर्टेज क्रिएट करना जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ सके और फिर उसकी सेलिंग प्राइस मार्केट में बढ़ाई जा सके। अब इसके बाद देखते हैं मार्केट शेयरिंग को। किसी भी प्रोडक्ट के विभिन्न प्रोड्यूसर्स जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स, जो कि आपस में एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स हैं, यदि वो एरिया वाइज मार्केट को बांटते हैं, दो या दो से अधिक ऐसी पार्टीज आपस में समझौता करती है कि हम आपके एरिया में अपनी प्रोडक्ट्स को नहीं बेचेंगे, आप हमारे एरिया में नहीं बेचेंगे। इस तरह एरिया को आपस में बांटने से एरिया वाइज किसी एक कंपनी की मोनोपोली क्रिएट होने का खतरा रहता है और इसकी वजह से कस्टमर के पास जो ऑप्शंस हैं वो भी कम हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं और अन्य कई प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट्स मार्केट में कंपटीशन पे देखा जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के एग्रीमेंट्स भी गैर कानूनी हैं। नेक्स्ट आते हैं बिड रिगिंग पर। बिड रिगिंग का अर्थ क्या है? ये टर्म यूज होता है टेंडर के प्रोसेस में, तब जब जो पार्टिसिपेटिंग पार्टीज हैं वो अपने इंडिपेंडेंट प्राइस कोट नहीं करती है, इसके बजाय वो आपस में एक एग्रीमेंट करती है, समझौता करती है और एक दूसरे के साथ समझौता करके अपने बिड्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके पेश करती है और ऐसे समझौते भी गैर कानूनी होते हैं। सबसेक्शन 3 के बाद आइए सबसेक्शन 4 को देखते हैं। इसके अनुसार प्रोडक्शन चेन पे डिफरेंट लेवल पे जो एंटरप्राइजेस हैं, प्रोडक्शन चेन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? किसी भी सामान के जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है वहाँ से लेके उसके दुकानों पर अवेलेबिलिटी तक की जो ये कंप्लीट चेन होती है, इस पे डिफरेंट लेवल पे जो एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या उसके बाद रिटेलर, अगर इनके बीच की एग्रीमेंट्स से मार्केट में कंपटीशन पे नेगेटिव इफेक्ट होता है तो ये प्रोहिबिटेड है, चाहे वो टाई इन एग्रीमेंट हो या फिर एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट हो या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, जो अक्सर किए जाते हैं मार्केट में और ये वैलिड भी होते हैं। लेकिन अगर इनकी इंटेंशन एंटी कम्पिटिटिव है तो फिर ये गैरकानूनी होते हैं। इसे और बेहतर हम समझते हैं। देखिए, दो टर्म्स हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट एक तो होता है और दूसरा होता है वर्टिकल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट मार्केट में जो सेम लेवल के एंटरप्राइजेस हैं उनके बीच की एग्रीमेंट्स को रेफर करता है। सेम लेवल पे का मतलब है जिनके प्रोडक्ट सिमिलर हैं, जो आपस में कंपटीटर्स होते हैं। ये प्रोडक्ट कस्टमर के लिए इंटरचेंजेबल है, माने ये कस्टमर जो है किसी एक ब्रांड की वो प्रोडक्ट ले, चाहे वो दूसरे ब्रांड में वही प्रोडक्ट ले, वो प्रोडक्ट सेम होता है, सिमिलर होता है। तो ये आपस में कंपनीज, ये डिफरेंट ब्रांड्स कंपटीटर्स होती हैं, प्रोडक्ट जो होता है वो सिमिलर होता है और ये एंटरप्राइजेस जो किसी प्रोडक्ट के संदर्भ में आपस में कंपटीटर्स हैं, अगर इनके बीच में एग्रीमेंट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइस फिक्सिंग की एग्रीमेंट हमने देखी थी,
अगर, तो ये इस तरीके की एग्रीमेंट्स इस कानून के अंतर्गत गैर कानूनी है, प्रोहिबिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं, मानिए कोई प्रोडक्ट है, एक कोई पर्टिकुलर कुकिंग ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल पकड़ लीजिए, इसके डिफरेंट ब्रांड्स में ये अवेलेबल है। अगर डिफरेंट एंटरप्राइजेस जो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, अगर वो जो आपस में कंपिटिटर्स हैं ये तय करते हैं कि हम सभी इस प्रोडक्ट का दाम इतना परसेंटेज से बढ़ा देंगे एक ही साथ, तो इस तरीके की जो प्राइस फिक्सिंग की एग्रीमेंट है ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे इसे माना जाएगा और ये एंटी कम्पिटिटिव होते हैं। इसके बाद दूसरे टर्म पे आते हैं वर्टिकल लेवल। वर्टिकल लेवल की एग्रीमेंट्स उन्हें मानी जाती हैं जो उन एंटरप्राइजेस के बीच में होती हैं जो कि प्रोडक्शन और सप्लाई चेन पे अलग अलग लेवल्स पे हैं। आपस में ये कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं, इनके बीच अग्रीमेंट्स जैसे प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच मान लीजिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है, जो कि एक्चुअली वैलिड एग्रीमेंट्स हैं, अक्सर किए जाते हैं। लेकिन एंटी कॉम्पिटिटिव ये कब माने जाते हैं? देखिए, अगर ऐसे एग्रीमेंट्स में जो पार्टीज हैं वो पावरफुल प्लेयर्स हैं मार्केट के, और उनका एक्चुअल एम है कि वो ऐसे एग्रीमेंट्स द्वारा प्रोडक्ट के सप्लाई को लिमिट कर सकें या फिर प्राइस को कंट्रोल करें या फिर मार्केट में किसी नए एंटरप्रेन्योर, नए बिजनेस की एंट्री को रोक सकें, तब वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसका निर्णय भी सीसीआई द्वारा जांच के बाद ही दिया जाता है और वो इस फैक्टर को कंसिडर करती है कि क्या वाकई एक्चुअली में इन एग्रीमेंट से कंपटीशन को हार्म हो रहा है कि नहीं। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब सबसे लास्ट सबसेक्शन की ओर चलते हैं, सेक्शन 3 के लास्ट सबसेक्शन 5 पे। ये एक एक्सेप्शन के तौर पे है इस सेक्शन में। इसके अनुसार यदि कोई एग्रीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि पेटेंट हुआ या ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, कॉपीराइट एक्सेट्रा, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यदि पार्टीज आपस में बनाती है, करती है, तो फिर वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं माने जाएंगे। इसके साथ ही सेक्शन 3 कंप्लीट हुआ। अब हम सेक्शन 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि डोमिनेंट पोजीशन और उससे जुड़े कानून के बारे में डिस्कशन करेंगे। डोमिनेंट पोजीशन, रेलेवेंट मार्केट और प्रेडिटरी प्राइस, सेक्शन 4 के इन कॉन्सेप्ट्स को और सेक्शन 4 को आइए समझते हैं। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या है? डोमिनेंट पोजीशन का अर्थ सेक्शन 4 में दिया गया है। जब भी कोई एंटरप्राइज मार्केट में इतनी मजबूती की स्थिति में पहुंच जाता है कि उस पर मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं उनका कोई असर नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का क्या है मतलब? सिंपल टर्म्स में समझे तो जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर कोई नई बिजनेस जो एंट्री कर रही है, या फिर प्रोडक्ट के संदर्भ में वो प्रोडक्ट कितना यूनिक है, उसके कितने सप्लायर्स हैं, या फिर उस प्रोडक्ट के कस्टमर बेस क्या है एक्सेट्रा। इन सब फैक्टर्स को कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के अंतर्गत माना जाता है। जब ऐसे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के इफेक्ट से काफी हद तक इम्यून हो जाता है एक एंटरप्राइज, और इसके साथ ही ऐसा एंटरप्राइज अपने कस्टमर को और रेलेवेंट मार्केट को या अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने पक्ष में प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, तो ऐसे एंटरप्राइज को हम कहेंगे कि वो डोमिनेंट पोजीशन पे है मार्केट में। कुछ एग्जांपल्स अगर हम डोमिनेंट कंपनीज की लें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओएनजीसी है, रिलायंस है, और मेटल में जैसे कि टाटा स्टील हुई, हिंडाल्को हुई। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है रेलेवेंट मार्केट। कोई भी एंटरप्राइज डोमिनेंट है कि नहीं ये डिसाइड करने से पहले उसके रेलेवेंट मार्केट को एनालाइज करना, उसका रेलेवेंट मार्केट क्या है ये डिसाइड करना जरूरी होता है। सेक्शन 2S में समझाया गया है रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट को, और सेक्शन 2T में समझाया गया है रेलेवेंट
प्रोडक्ट मार्केट को। रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट का अर्थ है कि सीसीआई जब भी किसी एंटरप्राइज के अगेंस्ट इंक्वायरी करती है कि उसने अपने डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग, अब्यूज किया है कि नहीं किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के संबंध में, उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड मार्केट जो एक एंटरप्राइज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, इस मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उसके कॉम्पिटिटर्स भी कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। कंज्यूमर के पास चॉइस होती है और जब इस प्रोडक्ट मार्केट में ये एंटरप्राइज अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा सक्सेसफुल, स्टेबल और स्ट्रांग पोजीशन पे होता है, तब उसे डोमिनेंट पोजीशन पर माना जाता है उस रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट में। गूगल के केस में हमने देखा था कि गूगल के अगेंस्ट अलग अलग रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट से रिलेटेड इंक्वायरी की गई थी, जैसे कि लाइसेंसेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट में और ऐप स्टोर के मार्केट में, एक्सेट्रा। रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट के बाद अब दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो कि है रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। इसके परिभाषा के अनुसार एक ऐसा मार्केट एरिया वाइज जहां किसी भी सामान या सर्विस की सप्लाई और डिमांड में कंपटीशन की जो कंडीशन है वो समरूप है, एक जैसी है, और इसे बगल के एरिया के कंडीशन से अलग देखा जा सकता है। देखिए, जब जनरल टर्म में हम मार्केट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जनरली जो मार्केट टर्म है इसमें इसकी मीनिंग ब्रॉड होती है, जिसमें कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स को अवेलेबल होते हैं विभिन्न बिजनेस एंटिटीज द्वारा। लेकिन जब हम रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट या ज्योग्राफिक मार्केट की बात करते हैं तो ये एक भिन्न कॉन्सेप्ट है। यहां सीसीआई का रोल आ जाता है। सीसीआई द्वारा किसी भी बिजनेस एंटिटी, एंटरप्राइज द्वारा उसके डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन से पहले सीसीआई को यह डिसाइड करना जरूरी है कि कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस की रेलेवेंट मार्केट हो और किस एरिया को, ज्योग्राफिक एरिया को इन्वेस्टिगेशन के घेरे में लाना है। सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि जिन प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है सीसीआई द्वारा और जिन एरिया से रिलेटेड ये इन्वेस्टिगेशन करना है, पर्टिकुलर रीजन, स्टेट हो या देश हो, ये रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं। देखिए, सेक्शन 19 के सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि किसी केस में रेलेवेंट ज्योग्राफिक एरिया को निर्धारित करने में कौन कौन से फैक्टर्स सीसीआई द्वारा कंसीडर किया जाएगा, और इसी सेक्शन 19 के सबसेक्शन 7 में बताया गया है उन फैक्टर्स की लिस्ट जो सीसीआई रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट को डिटरमाइन करने के लिए कंसीडर करेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है प्रेडेटरी प्राइस। इसे समझते हैं। अगर कोई एंटरप्राइज अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को मुनाफे पे देने के बजाय ऐसे प्राइस में कस्टमर को दे जिससे कि कंपनी को लॉस होता हो, लेकिन ऐसा कोई कंपनी क्यों करेगी? ऑब्वियसली रीजन है कि ऐसा करने से उसकी कस्टमर बेस बढ़ेगी, उसके कंपटीटर्स की कस्टमर बेस घटेगी। लेकिन ये रिजल्ट तब सामने आएगी जब एक कंटिन्यूअस लंबे समय तक लॉस में प्रोडक्ट को बेचा जाए, और लंबे समय तक तो वही एंटरप्राइज ऐसा कर सकता है जो कि फाइनेंशियली मजबूत स्थिति में हो। और आसान शब्दों में प्रेडेटरी प्राइस का मतलब है वो प्राइस जो कि कंपनी के लिए लॉस का सौदा है, फिर भी वो कस्टमर को इस प्राइस में सामान बेच रहा है, और वो भी लंबे समय तक, जिससे कि मार्केट में उसके जो कंपटीटर हैं वो मार्केट से बाहर हो जाए। वंस इन अ वाइल जो कभी कभी कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है वो देना प्रेडेटरी प्राइस में नहीं आता है। एक डोमिनेंट मार्केट प्लेयर द्वारा प्रेडेटरी प्राइसिंग वो भी लगातार देना गलत है और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन समझा जाएगा।
हमने डोमिनेंट पोजीशन, रेलेवेंट मार्केट और प्रेडिटरी प्राइसिंग को समझा। अब इसके बाद आइए हम सेक्शन 4 को समझते हैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अनुसार किसी भी एंटरप्राइज और ग्रुप द्वारा अपने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करना गलत है। डोमिनेंट पोजीशन की अब्यूज की इंक्वायरी CCI स्टार्ट करता है सेक्शन 19 के अंतर्गत। सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2A से 2E विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग को लिस्ट करते हैं जो कि कानूनी वर्जित है। ध्यान दीजिए कि ये लिस्टेड एक्टिविटीज तभी गलत माने जाएंगे जब ये डोमिनेंट पोजीशन पर एंटरप्राइज द्वारा किया जाएगा। इसलिए CCI पहले ये तय करता है कि डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं। सबसेक्शन 2A के अनुसार खरीद और बिक्री पर अनुचित शर्त लगाना या अनुचित प्राइस या प्रीडेटरी प्राइस इंपोज करना। सबसेक्शन 2B के अनुसार प्रोडक्ट या सर्विसेज या तकनीकी या वैज्ञानिक विकास, इनसे संबंधित बाजार में अवरोध या प्रतिबंध लगाना डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग होगा। सबसेक्शन 2C कहता है कि मार्केट में रुकावट करना या ऐसा कुछ करना जिससे कि किसी भी बिजनेस के लिए मार्केट पहुंच से बाहर हो जाए, ये अपने डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2D। ये फोकस करता है कॉन्ट्रैक्ट में सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस पर, जो कि हमने गूगल के केस में डिटेल में समझा था कि यदि कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन सब्जेक्ट है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें कुछ ऐसे एडिशनल दायित्व डाले जाएं जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं है, और ये शर्त लगाना कि जब तक सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी कॉन्ट्रैक्ट पूरी नहीं होगी। इस तरीके की जो सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस हैं इंपोज करना, ये अपने डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग है। अब अंत में देखते हैं सबसेक्शन 2E को। ये भी हम गूगल के केस में समझ चुके हैं। इसके अनुसार एक रिलेवेंट मार्केट में अपने डोमिनेंट पोजीशन के बल पे अपने डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग करके नए मार्केट में एंट्री करना या नए मार्केट में अपने पोजीशन को सुरक्षित करना। जैसे कि हमने गूगल के केस में देखा था कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइसेंस पे देने के साथ वो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के साथ बाकी एग्रीमेंट्स भी करता था जिससे कि उसके बाकी प्रोडक्ट्स के मार्केट में वो ज्यादा स्टेबल हो सके, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सके। एक मार्केट में अपने डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके दूसरे मार्केट में एंट्री करना या पोजीशन को प्रोटेक्ट करना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।